जी अस्सलाम वालेकुम। आज ईएस लेवल बिजनेस का लेसन नंबर 7 है। और हमने लेसन नंबर 6 में पढ़ा था कि P1 में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो मैंने आपको उसमें कुछ कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज भी दिखाई थी। और अब मेरे पास आज 3 रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं, तो बारी बारी जरा देखते हैं कि जी क्या लिखा है इन्होंने। तो स्टार्ट अभी करते हैं। और आपसे पूछूंगा अभी कि भाई ये भाई क्या भेजी है, कौन सी जुबान भेजी है ये। यहाँ से है शायद। सर वो नीचे। अच्छा यहाँ से है, ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा अब ये ना बाकी जिनका आंसर नहीं है वो बताएंगे कि क्या ये आंसर ठीक है कुछ गड़बड़ है। जैसे इन्होंने लिखा है, डिफाइन द टर्म बिजनेस एंटरप्राइज का आंसर, इट इज द एबिलिटी टू कंबाइन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग प्रॉफिट। तो इसमें चूंकि ये मैं भी, ये तो आसान ही है, सिंपल ही था। कि इसमें बिल्कुल दो आइडेंटिफाइबल पार्ट बन रहे हैं डेफिनेशन के। एक है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके चीजें बनाते हैं, और उसमें उनका जो ऑब्जेक्टिव है बैक ऑफ द माइंड वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ बिल्कुल 2 नंबर पूरे के पूरे इनको मिल जाते हैं। अच्छा इसी तरह नीचे आते हैं तो अच्छा साथ साथ ही देखें तो ज्यादा बेहतर है, जरा पैरेलल। अच्छा जी ये भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द गोल विच इज यूजली प्रॉफिट। ये भी बात, चूंकि इसमें भी दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं डेफिनेशन में, इसके भी 2 नंबर मिल जाते हैं। तो यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज द डेफिनेशन, अगर आपको आती है और आप खुद से लिख सकते हैं और उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि जो एग्जामिनर की डिमांड है जो मैं बता रहा हूँ, तो कोई वजह नहीं है कि आपके नंबर ना आए। ये भी ठीक है। अच्छा इसी तरह से एक और बच्चा भी है, तो इनका भी साथ ही देख लें। इन्होंने पीडीएफ में नहीं भेजा, आगे से पीडीएफ में भेजना है, क्योंकि ये फिर पेंट में खोलना पड़ता है जो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है इसको चेक करना। अच्छा इसको अगर हम देखें तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स द रिस्क टू रन अ बिजनेस एंड कंबाइंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी बात ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो चीज़ें आ रही हैं। रिस्क का एलिमेंट आ रहा है, और इसमें प्रोडक्शन, रिस्क किस चीज़ का लेना है, बिजनेस को रन करने का, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहे होती हैं इसके अंदर। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन इसमें अब एंटरप्राइज देखा है तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं है, इट इज एन एबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन को भी बोला जाता है, और एंटरप्राइज जो है वो एबिलिटी को भी बोला जाता है। तो यहाँ पर चूंकि अगर देखा जाए बाकी दोनों से मैं अगर कंपेयर करूं, तो यहाँ है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्क लेती है, ठीक है। इन्होंने भी लिखा है कि ऑर्गेनाइज बिजनेस, सॉरी किधर गया, यहाँ कि एबिलिटी टू कंबाइन, इन्होंने एबिलिटी की बात की है, तो एबिलिटी भी लिखा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा जा सकता है, दोनों ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास दूसरा, एक्सप्लेन वन रीजन वाई बिजनेस माइट फेल। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉलेज का 1 नंबर है, वो भी लेवल 1, और एप्लीकेशन के 2 नंबर है, लेवल 2 पे जाना है, यानी कि डेवलप्ड एप्लीकेशन की तरफ जाना है आपने। अच्छा आपने लिखा बिजनेस में फेल ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस, तो बिल्कुल सही, ये नॉलेज शो कर दिया, एक हाइफन डाल दी जिससे एग्जामिनर को पता चल गया कि ये नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ न्यू बिजनेस इज एंटरिंग द मार्केट, it may not be able to receive a loan from the bank due to the business plan being inefficient. This may lead to the business failing to cover its startup cost. ओके जी। अब इसमें नॉलेज वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, फाइन, 1 नंबर नॉलेज का बिल्कुल मिलता है। आगे जो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो सिनेरियो बनाया है, सिनेरियो बिल्डिंग में नए बिजनेस की बात की है, मान लेते हैं इसकी भी समझ आती है बात की, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये सिनेरियो बनाया है, तो हम इसको एप्लीकेशन लेवल 1 के नंबर दे सकते हैं। लेकिन आगे जो लिखा है, इट मे नॉट बी एबल टू रिसीव अ लोन फ्रॉम द बैंक, क्योंकि उनका प्लान शायद इतना अच्छा नहीं है, या वह इनएफिशिएंट है प्लान बनाने में, उनका एक्सपीरियंस नहीं है कि अच्छा अच्छा बिजनेस प्लान स्ट्रक्चर कर सके। तो उससे फिर आगे जो लिखा है ना कि फेलिंग टू कवर स्टार्टअप, ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, क्योंकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो जो एनालिसिस होता है ना जिसमें आपको डेवलपमेंट और फर्दर डेवलपमेंट करनी होती है, जिसको हम कहते हैं चेन बना रहे हैं एक कनेक्शन से दूसरा,
तो वो जरूरत पड़ती है वहां पर। यहाँ पर तो सिर्फ एप्लीकेशन तक है। इसका मतलब है आपने एक दफा डेवलप किया, एक कनेक्शन बनाया, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो ये जो लिखा है कि भाई वो इन बिजनेस प्लान इनएफिशिएंट होता है जिसकी वजह से उनको लोन नहीं मिलता, और आगे आपने बता दिया कि लैक ऑफ फाइनेंस, और नया बिजनेस है, तो यहाँ आप ज्यादा बेहतर था ये लिखते कि ड्यू टू द प्लान बीइंग इनएफिशिएंट। यहाँ पे लिख रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि नया बिजनेस है, उनका तो तजर्बा नहीं है बिजनेस प्लान बनाने का। उन्होंने बनाया लेकिन बैंक को पसंद नहीं आया, उन्होंने लोन नहीं दिया। तो रादर देन कि आप ये लिखें, क्योंकि ये थोड़ा एनालिसिस में जा रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है कि इम्पैक्ट और इम्पैक्ट के बाद फिर मल्टीपल इम्पैक्ट्स बताना वो होता है एनालिसिस, वो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये बाकी इनका ठीक है। इसमें मैं अगर नंबर दूं तो लोन, क्योंकि वो बिजनेस प्लान इनएफिशिएंट है एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि आपने नए बिजनेस की बात की है। तो अगर आप खाली कह देंगे कि इनएफिशिएंट है, तो क्यों इनएफिशिएंट है भाई? सिनेरियो के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। इनएफिशिएंट तो किसी भी कोई भी बिजनेस प्लान हो सकता है, लेकिन आपने बताया ना एक्सपीरियंस की वजह से बिजनेस प्लान इनएफिशिएंट है। ठीक है, या वेल वेल थॉट आउट नहीं है, हम ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग, वो ज्यादा बेहतर है कि हम यहाँ लिखें तजर्बा नहीं था ना, नॉट बीइंग वेल थॉट आउट। और तजर्बा ये आपके सिनेरियो को सपोर्ट कर रही है कि आपने नए बिजनेस की बात की है, तो उसी में रहना है, उसी बिजनेस, कनेक्शन उसी के साथ होना है। तो इसमें लेवल 2 एप्लीकेशन के नंबर नहीं दूंगा, मैं इसमें 2 नंबर दूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट में थोड़ा इशू रहा, क्योंकि डेवलपमेंट करते हुए सिनेरियो को जहन में रख। अच्छा जी, ये मैं आपसे बाद में शेयर भी कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आंसर्स में क्या गलतियां हो सकती हैं। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है बैड लीडरशिप। ओके, तो ये बात सही लिखी है, नॉलेज का नंबर इनको बिल्कुल मिल जाता है यहाँ पर। इफ एन entrepreneur of a car manufacturing business cannot unite his workers while working in a comparative market। अब यहाँ दो आपने सिनेरियो बता दिए, मैंने कहा था एक ही काफी होता है। कार मैन्युफैक्चरिंग यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस बताया, और कंपैरेटिव मार्केट यानी कि आपने एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, तो दोनों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह पर आगे जब डेवलप करोगे तो अभी मैं देख लेता हूँ, तो फिर उसमें मुझे लगेगा कि आप एक को पीछे छोड़ दोगे। अभी देखते हैं, then they will fall behind the competitors in terms of car sales and eventually business will fail। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन हम इसको चले इग्नोर कर देते हैं, और कंपैरेटिव मार्केट की एप्लीकेशन को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपने इसी को आगे कैरी किया है। मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन को आगे डेवलपमेंट में कैरी करना जरूरी है, जैसे मैंने कल दिखाया भी था बच्चे का आंसर। तो अब उससे क्या होगा कि वो चूंकि यूनाइट नहीं कर पा रहे, और ये लीडरशिप की क्वालिटी है, या यूनाइट के अलावा अगर आप और कोई बेहतर वर्ड लिख लें बिजनेस की टर्म्स वाला, तो वो मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, या इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि आपने लीडरशिप की बात की है, तो लीडरशिप में यही काम होता है आपका। ये ज्यादा बेटर वर्ड है रादर देन यूनाइट। अच्छा, और कंपैरेटिव मार्केट में तो आप नहीं यूनाइट करेंगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे तो। अच्छा, तो अब ये ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि शायद इसमें आप गाड़ी की अगर बात करनी थी तो वो भी कर सकते थे, इसके अंदर के दे विल फॉल बिहाइंड कंपाइटर्स। अब मैं यहाँ अगर लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ, आपने लिखा कार सेल्स, तो इन टर्म्स ऑफ कार सेल्स या कार क्वालिटी जो भी है वो लिखा जा सकता है। तो ठीक है, एंड इवेंचुअली मैं इसको मान लेता हूँ। वो एक वर्ड मैंने बेहतर जरूर किया, लेकिन वो भी गलत नहीं है कि मैं इसके नंबर काटूं। तो जो आगे लिखा है कि कंपाइटर से आप पीछे रह देंगे, सेल्स आपकी कम हो सकती है उस केस में, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है कंपाइटर। तो ये आपका मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये एप्लीकेशन लेवल 2 भी मौजूद है, यहाँ पर है लेवल 2 एप्लीकेशन। ये जो आगे लिख रहे हैं ना, एंड इवेंचुअली बिजनेस विल फेल, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने तो एनालिसिस करना ही नहीं है, मतलब आगे एंड तक नहीं लेके जाना कि अच्छा इससे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि सेल्स के बाद आप फेल होने पे चले गए एनीवे, उसको एग्जामिनर इग्नोर कर देगा, और चूंकि उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं वो आपको नंबर दे देगा। तो यहाँ पर 3 नंबर
आ जाएंगे। अब फिर भी मैंने देखो इम्प्रूव किया आपके आंसर को, इसका मतलब है कि हमने आंसर ऐसा लिखना है जिसमें गलती की गुंजाइश हो ही ना, एग्जामिनर नंबर काट ही ना सके। आपने कहा मैं अच्छा लिख के आया हूं या आई हूं, तो वाकई ही नंबर भी उसी तरह आए। तो इसीलिए मुझे आपके आंसर को मुसलसल इम्प्रूव करना है, ये पूरा साल जब हम पढ़ेंगे तो जारी बात है इतना जब करेंगे तो हो ही जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। ये वाला आंसर भी लिखा हुआ है ओवर एक्सपेंशन। ये बिजनेस फेल क्यों होता है? इफ अ क्लोथिंग ब्रांड ओपन, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया कि ये लिखा है तो नॉलेज के नंबर। If a clothing brand opens his new branches and expand unnecessarily, its all finance would be wasted up in buying land for the new outlet due to the less finance. They might start using cheap quality fabric leading towards low quality clothes. Customers will eventually stop buying and business would fail. अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। मैं यहाँ टिक भी लगाता हूँ। और इन्होंने चूंकि क्लोथिंग ब्रांड की बात की है तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल 1 भी लिख देता हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि इन्होंने आगे जो लिखा हुआ है उसमें इशू क्या है? सर एनालिसिस कर रहे हैं। जी एनालिसिस कर रहे हैं ये। एनालिसिस का नंबर ही कोई नहीं है। मतलब वो एक दफा आपने डेवलप कर दिया, तो अब अगर आप फर्दर ये जो लिखा है कि जी वो न्यू आउटलेट खोलेंगे तो फाइनेंस कम रह जाएगा, जिससे फैब्रिक की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बस यूजिंग चीप क्वालिटी फैब्रिक और लीडिंग टुवर्ड्स लो क्वालिटी क्लोथ, बस ये यहां तक लिख दिया है तो दैट इज सफिशिएंट। कस्टमर्स विल इवेंचुअली विल स्टॉप बाइंग। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एनालिसिस के नंबर नहीं है इसमें। एंड बिजनेस वुड फेल, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं चेन, कि कस्टमर्स, अच्छा क्वालिटी बुरी होगी तो कस्टमर नहीं बाय करेंगे, जब वो बाय नहीं करेंगे तो बिजनेस की सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा और बिजनेस फेल। ये है, इसको बोलते हैं चेन ऑफ एनालिसिस। लेकिन ये तब रिक्वायर्ड होगा जब ये एज एन ऑब्जेक्टिव किसी क्वेश्चन में आएगा। किस में आएगा वो हम बाद में बात करेंगे, यहाँ तो है ही नहीं। तो इसको कंसिडर करना है और टाइम बचाएं अपना, ताकि आप टाइम पर पेपर पूरा कर सकें। ऐसी चीजें लिखने में टाइम जाया ना करें जिसके नंबर भी नहीं है और आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। अच्छा एनीवे, अब इन्होंने ये क्वालिटी फैब्रिक की दोबारा बात की ना, ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं। अच्छा एक बात और, एप्लीकेशन लेवल 2 पे जाना है आपने, तो आप मल्टीपल टाइम्स अगर कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं डेवलपमेंट में, ये भी लेवल 2 एप्लीकेशन है। कि पहले उन्होंने कपड़ों की बात की, फिर कहा कि फैब्रिक खराब हो जाएगा, तो दिस इज एप्लीकेशन लेवल 2। और वो नीचे वाले को एग्जामिनर इग्नोर कर देगा। यहाँ पर 3 नंबर आ गए। गुड कि आप सबने समझा हुआ है, ये अच्छी बात है। असल चीज ये है। वापस चलते हैं अब। और ये तो अहमद का है। अगले क्वेश्चन यहाँ आ गए। डिफाइन द टर्म एडेड वैल्यू। अब लिखा है जी, इट रेफर्स टू द इंक्रीज्ड एबिलिटी, increased utility of a product. It is calculated as the difference between the selling price of a finished product and the cost of bottom tier. ठीक, ये जो इट रेफर्स टू इंक्रीज यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि दो पार्ट्स बन रहे हैं। एक के डिफरेंस बताता है सेलिंग प्राइस में और फिनिश गुड में, वो कॉस्ट ऑफ बॉटम मटेरियल में, तो ये डेफिनेशन पूरी है। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आपको कोई टर्म पूछी जाए एग्जाम में और उस टर्म का फार्मूला भी हो जैसे कि इसका है, तो अगर आप वो भी लिख देंगे खाली, तो यू गेट फुल मार्क्स। क्योंकि किसी भी चीज का फॉर्मूला जो है वो नॉलेज को ही शो कर रहा होता है। यानी कि आप डेफिनेशन ना भी लिखें, आप सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे, आपको नंबर 2 मिल जाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला जो है वो जारी बात है, या तो प्लस और माइनस के साथ होता है, या डिवीजन के साथ होता है, या मल्टीप्लाई के साथ होता है। तो उसमें भी दो कंपोनेंट नजर आ रहे होते हैं, एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ये नॉलेज है और लेवल 1 पे आपने रहना होता है। 2 दफा नॉलेज आपने शो कर दिया, 2 नंबर मिल गए। और 2 दफा नॉलेज शो तभी होता है जब आप कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन लिखें। अच्छा इसी तरह नीचे देख लें अहमद का। एडेड वैल्यू द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉटम रियल। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंसेस यूज टू प्रोड्यूस गुड्स, फॉर एग्जांपल ब्रांड। वेरी गुड, आपने फर्दर और भी बता दिया, ओके फाइन, लेकिन डेफिनेशन आपकी परफेक्ट थी। लेकिन आपने थोड़ा और एलेबोरेट किया कि इसमें एक्सपेंसेस नहीं आते। ये भी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज कि प्राइस ऑफ गुड्स ना लिखें, कोशिश करें प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स का इस्तेमाल करें। जी ठीक है फिनिश सर। और रॉ मटेरियल में आपने देखना होता है, मतलब गुड्स तो कोई भी हो सकती है ना, हाफ फिनिश भी हो सकती है। तो बहरहाल इसमें भी मैं आपको 2 नंबर देना दे सकता हूँ।
और फाइनली ये वाला एडेड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ बॉट कॉस्ट कॉस्ट बॉट ऑफ, ये कोई नई अंग्रेजी लिखी है इन्होंने, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल, अच्छा जी, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ग्रेटर द एडेड वैल्यू विल बी। ओके, इन्होंने भी ऐड किया हुआ है जबकि डेफिनेशन पूरी थी, तो इनको नंबर 2 मिल पाते हैं। आगे चलते हैं, जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया है वो भी देख लेते हैं जी। एक्सप्लेन वन क्वालिटी एन एंटरप्रेन्योर नीड्स फॉर सक्सेस। इन्होंने लिखा ही नीड्स टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। नॉलेज एक नंबर लेवल 1 का, so that if the business is operating in a competitive market, he can explain their objective clearly to employees so that employees work efficiently to achieve those objectives, making the business firm, stand from firm लिखा है सर, stand firm in the market, firm है ना ये जी सर। जी। अच्छा, आप इसमें कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप ऑब्जेक्टिव क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे और उससे आप उस मार्केट में, अच्छा अब वहां ऊपर कंपटीशन लिखा है तो वो बात करो ना, clearly to employees, और इतना लंबा so that employees work efficiently to achieve those objectives, लंबा हो गया लेकिन चलो, making the business stand firm in the market, आप ना बोलें stand firm, या making the business competitive, क्योंकि आपने कंपटीशन की बात की है तो ये आपको कंपैरेटिव करेगा, क्योंकि हमने आपको कहा एनालिसिस उस तरह से करना नहीं है, हमने एप्लीकेशन शो करनी है, तो जो सिनेरियो बनाया है उसी में रहकर डेवलपमेंट करनी है। तो ऑल राइट, लेकिन मैं इसको क्योंकि आपने आगे मार्केट की बात की थी, मैंने इंप्रूव किया है, लेकिन यू कैन स्टिल गेट मार्क्स फॉर इट। कंपैरेटिव मार्केट में ऑब्वियस ही बात है, आपने एप्लीकेशन जो है वो लेवल 1 यहाँ शो किया हुआ है, और फिर नीचे आकर ये जो एम्प्लॉज एफिशिएंट हो जाएंगे, और आगे ये यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल 2 नजर आ रहा है, तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। ग्रेट, ये मैं आपसे जल्दी शेयर कर दूंगा। अच्छा, फिर यहाँ पहले अहमद का देख लेते हैं जी। अडेप्टेबिलिटी इन्होंने लिखा है, बिजनेस इन कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, क्या था, क्वालिटी थी, क्या था, entrepreneurial quality, adaptability. As a business in a competitive market must be able to adapt sudden changes in consumer wants, adapt to, as it is a dynamic environment, uh, by probing new wants and adapting to changes in market, sales will increase and business will become successful। अब आप थोड़ा सा इसको डेवलप करने की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है, बहरहाल गलत ये भी नहीं है। अडेप्टेबिलिटी नॉलेज को शो कर रहा है, आपने कंपैरेटिव मार्केट लिख लिया तो ये आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल शो हो रही है, सिनेरियो बिल्ड किया है तो लेवल 1 आपका आ गया है। और उसके बाद आपने कहा है कि कंज्यूमर की, अब आपने डायनामिक एनवायरनमेंट की बात भी की है और कंपैरेटिव मार्केट की बात भी की है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना ये कि आप किसको आप आगे कैरी कर रहे हो, क्योंकि आपने सिनेरियो में 2 बातें कर दी हैं। कोशिश करें कि सिनेरियो को सिंपल रखें, एक मेथड ही इस्तेमाल करें, एक फैक्टर की बात करें अगर एनवायरनमेंट की बात करें, इसी तरह एक ब्रांड की बात करें, इसी तरह एक बिजनेस की जो नेचर है आप एक की बात ही करेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक क्लोथिंग बिजनेस, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। जी तो सर। बहरहाल अब आपने कहा कि वो एज इट इज अ डायनामिक एनवायरनमेंट बाय प्रूविंग न्यू वांट्स, तो आप उसे अडेप्ट कर रहे हैं जिससे आप जो कस्टमर्स है विल कीप ऑन बाइंग फ्रॉम यू। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है सेल्स विल इंक्रीज नहीं, सेल्स जो है वो आप मेंटेन कर पाएंगे कंपैरेटिव मार्केट में भी डायनामिक के अंदर, तो इंक्रीज नहीं, सेल्स विल रिमेन स्टेबल। आप एक ही पुराने प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे कि सेल गिर जाएगी, तो आप सेल्स को मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं अडेप्ट करके, ठीक है। तो विल सेल्स विल रिमेन स्टेबल, मेकिंग द बिजनेस एंड बिजनेस विल बिकम सक्सेसफुल। चलें ये मान लेते हैं इसको, अगर थोड़ा एनालिसिस आपने कर भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देगा, उसे तो एप्लीकेशन चाहिए। तो वो अब यहाँ पर हम डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, फिर कंपैरेटिव को छोड़ देते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। बिजनेस
मस्ट बी एबल टू अडेप्ट। अच्छा, यहाँ से ये हमने काट दिया। अब ठीक है, मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू सडन चेंज इन द कंज्यूमर एज इट इज द डायनामिक एनवायरनमेंट, ये आ गई आपकी। यहाँ पर अब एप्लीकेशन फिर लेवल 1 यहाँ आएगा, और ये नहीं होगा फिर। और नीचे फिर आपने जो बता दिया कि वो सक्सेसफुल रहेंगे, इंक्रीज की अगर रिमेन लगा दें ज़्यादा बेहतर है, तो ये बेहतर है। मैं इसमें भी आपको 3 नंबर दे दूंगा, लेकिन इसको वही इम्प्रूव मैंने, आप स्टिल कर सकते हैं, देयर इज अ मार्जिन टू इम्प्रूव एज वेल। ये भी आपसे शेयर कर दूंगा। अब आगे लास्ट रह गया, ये भी देख लें। क्योंकि अच्छा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे चल के आप मुझे बताया करेंगे, अभी मैं पूछ तो रहा हूँ, लेकिन आगे आपने मुझे बताया करना है कि जी इसमें क्या मिसिंग है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टूडेंट्स के आंसर में, तो फिर आप अपना आंसर तो कभी गलत लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप टीचर बन गए ना। आप चेक कर रहे हैं कि अगले का आंसर, तो जो चेक कर रहा होता है वो खुद गलती कैसे कर सकता है, जिसे पता है कि क्या प्रॉब्लम होती है आंसर लिखते हुए। वो तो उनको फिर एड्रेस करेगा कि ये प्रॉब्लम जो है मेरे आंसर में नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने लिखा है जी सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, नॉलेज। if if a mobile phone company works in a highly competitive environment, owner needs to be self-confident, as if one mobile phone doesn't perform well in the market, the owner would be able to motivate his employees rather than demotivating, uh, किधर गया, would be able to motivate, हाँ, rather than demotivating, would be able to make them believe, ये क्या हो रहा है, believe in themselves. By this, workers would work hard and confidently to make the next phone perform well in market, leading to success. अच्छा, ओके, ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, एनालिसिस की तरफ ये भी जा रहे हैं जो भी रिक्वायर्ड यहाँ नहीं है। तो अब यहाँ पर भी देखें तो मोबाइल फोन और कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, चलें हम मान लेते हैं, फिर दोनों को अगर इकट्ठा यूज किया है इन्होंने, तो एक बिजनेस की नेचर भी बताई हुई है और एनवायरनमेंट भी बताया हुआ है, आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों की जरूरत नहीं है। तो मोबाइल फोन अगर नहीं भी काम किया, तो लोगों को मोटिवेट ही रखना है कि वो ये कहें कि सेल्स गिर रही है तो डिस्करेज ना हो, और उससे फिर ये कि वो ज्यादा मेहनत करें और अगली दफा अच्छा फोन ज्यादा बना लें। तो ये बिल्कुल ठीक है बात। और मार्केट में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, तो अप डाउन तो चलता रहता है, इसलिए आप ये लिख सकते थे does not perform well, वो that is often a case in a competitive environment, कि कभी कोई प्रोडक्ट क्लिक कर गया, कभी कम क्लिक किया, तो उससे आपने डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि आपने कॉन्टिन्यूसली कोशिश करनी है अगला जो प्रोडक्ट निकालें वो बेहतर निकले आपका। तो क्योंकि कंपटीशन में तो एक ना एक तो नीचे होता है, एक कंपाइटर ऊपर आ जाता है, दूसरा नीचे आता है, अगली बारी दूसरा ऊपर आ जाता है, दूसरा नीचे चले जाता है, या पहला नीचे चले जाता है। तो बहरहाल ये थोड़ा लंबा हो गया। अब ये अगर वो परफॉर्म नहीं करता, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना है, सो दैट दे कीप वर्किंग हार्ड एंड छोटा एंड कम अप विद अ बेटर वर्जन ऑफ द मोबाइल टू बिकम सक्सेसफुल, बस इतना का। तो ये रादर देन बिलीव इन देमसेल्फ, बाय दिस वर्कर वुड वर्क हार्ड एंड कॉन्फिडेंटली टू मेक द नेक्स्ट मूव। थोड़ा लंबा हो गया, छोटा रखें, एनालिसिस के नंबर नहीं है यहाँ पे। एनीवे मैं यहाँ पर भी चूंकि यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, तो लेवल 1 है, और नीचे फिर उन्होंने जो बता दिया है, अब इसमें हम थोड़ा कम कर सकते हैं कि मोटिवेटेड एम्प्लॉय, इसको छोड़ देते हैं, इसे काट देते हैं, ये भी, टू मेक देम बिलीव इन देमसेल्व्स। अच्छा, मोटिवेट, ये इसकी भी जरूरत नहीं, मोटिवेट किया, बाय दिस वर्कर वुड वर्क हार्डर टू कम अप विद अ बेटर वर्जन ऑफ द मोबाइल, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंटली टू मेक द टू मेक अ बेटर वर्जन, अ बेटर फोन, इंप्रूव फोन, जो भी लिख रहे हैं आप, ठीक है, टू बीट द कंपटीशन, ये लिखा सकता था, परफॉर्म वेल इन द मार्केट, ये इसकी जरूरत नहीं है, इट अ बेटर और इम्प्रूव फोन, ठीक है, क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात भी की हुई है, तो उसी में रहे कॉन्टेक्स्ट में, टू बीट द कंपटीशन। तो अब हमें लग रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात चल रही है, वरना थोड़ा सा एनालिसिस भी
हमें लग रहा है कि इसमें कैंडिडेट बता रहा है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल एग्जामिनर फिर भी थोड़ा सा अगर आंसर वीक भी हो तो एग्जामिनर इसमें भी नंबर आपको दे देगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लेवल 2 आ रहा है। बस आपको अपने आंसर को थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज करना है। 3 नंबर यहाँ भी मिल गए। ठीक है जी, वी आर डन विद दिस। अब हम आगे चलते हैं, और मैं शायद आपको इसके कोई और क्वेश्चन भी दूं। अभी अभी हम 2-3 से आगे तो नहीं जा रहे, एक दफा और हम देख लें, और उसके बाद फिर हम आगे जो है 5 नंबर के क्वेश्चन को भी देखेंगे, लेकिन वो शायद हम अगले टॉपिक के साथ उसको रिलेट कर लेंगे। तो और जो ये लिखने का काम जो है बिजनेस स्टडीज में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में उतना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें उतनी टेक्निकलिटी नहीं है जितनी कि बिजनेस के अंदर मौजूद है। तो इसकी क्वेश्चंस हम खैर इकोनॉमिक्स से भी करेंगे ही, इसके हम करते रहेंगे। अच्छा, तो मैं अभी देखता हूँ आपको और क्वेश्चंस के देने हुए तो मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप वो भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अ, अगले चैप्टर पे। हमने स्टार्ट नहीं किया था उसे, क्योंकि पहले क्वेश्चन करने थे। और अभी आपको जैसे मैंने कहा कि 5 वाला अभी आपको मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा, हो सकता है 5 वाला आपको मैं कल दे दूं, और हो सकता है कल हम 5 वाला भी आपको मैं बता दूं कैसे करना है। लेकिन ये और इट ऑल डिपेंड्स। मुझे अभी लग रहा है कि 2-3 पे ही रखें, कम से कम एक और सेट ऑफ क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर हम 5 वाले पे, उसके बाद 8 वाले पे, और फिर उसके बाद 12 वाले पे भी जाना है। लेकिन ये ग्रेजुअली ही जाना चाहिए। जब आप मुझे लगे कि आपकी कमांड हो गई अब, तो फिर उसके बाद हमें मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा जी, हमारे पास आ गया अब आगे चैप्टर 2 बिजनेस स्ट्रक्चर। अब उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको पहले से ही पता है। आपने ओ लेवल में, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो या बिजनेस के, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होते हैं। ये 3 स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्टर में आप एक्सट्रैक्शन करते हैं या कलेक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग हमें नजर आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में आप बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग। ये हमें नजर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करते हैं। और आप उसमें जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि प्राइमरी सेक्टर की आउटपुट होती है, तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है, उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, और प्रोड्यूस किया जाता है। और टर्शरी में आपको पता ही है कि सिर्फ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ही होती हैं, कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती। वो हमने आगे लिखी भी है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। और इसी तरह सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड वगैरह, शू मेकिंग इसी में आ रहा है। पर लिए आपको पहले ही पता है, तो हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, एक और आ गया हमारे पास, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर ये क्या है? ये लोगों की नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। अगर आपके पास कोई बहुत ही हाईली क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये क्वार्टरनरी सेक्टर में आएगा। आपके पास बहुत ही ज्यादा स्किलफुल एम्प्लॉयज हैं, जो कि प्रॉब्लम को फौरी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो भी इसी में आ रहा है। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं, तो वो क्वार्टरनरी सेक्टर में आ रहा है। इसका मतलब है कि बेसिकली इसके अंदर आप के जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन उनमें उनकी उनमें मौजूद, उनमें जो क्वालिटीज मौजूद हैं, उनकी बात हो रही है। स्टाफ सबके पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबके पास है, शेफ सबके पास है, लेकिन वो शेफ जो खाना बना रहा है रेस्टोरेंट में, जो वो टेस्ट डेवलप कर रहा है, बाकी नहीं कर पा रहे। जबकि दोनों जगह पे सेम फूड सर्व किया जा रहा है, बट टेस्ट इज डिफरेंट। आप किसी रिजॉर्ट में रहने जाते हैं, वहां पर स्टाफ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देता है, और आप जो है ना वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि यार सर्विस बहुत अच्छी है। दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, वहां पर भी स्टाफ होता है, बट वो उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते, आपको उतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं लगता उनकी तरफ से। तो ये सब कुछ क्वार्टरनरी में ही आ रहा है। आपके एम्प्लॉय ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ज्यादा स्किलफुल हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा है, तो इट ऑल काउंट्स। और वो आपके ऑब्वियसली बिजनेस को एक इम्प्रूव्ड बिजनेस बनाते हैं, और उसका बेटर इमेज जो है ना वो आता है इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं इसको अगर आपको नोट्स में नहीं नजर आ रहा हो। अच्छा, अब आगे चेंजेस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर्स एज अ कंट्री डेवलप्स। ये आपको पता ही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं,
उनमें कौन सा सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? सर प्राइमरी। प्राइमरी। ओके। क्यों इंतशाल? जी सर। कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री जब अंडर डेवलप्ड होता है तो? सर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है। और प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट अगर हम कहते हैं है, होता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब इंपॉर्टेंट होता है? ये वही चीज है जो एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरी क्या कर कंट्री। सकते हैं? कि वो रॉ प्राइमरी सेक्टर बेसिकली रॉ मटेरियल्स होता है, तो वो उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो वो इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए क्यों नहीं है? मतलब इनके लिए बाकी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उनके पास फॉरेन रिजर्व है। डेवलप कंट्रीज के पास होते हैं लेकिन अंडर डेवलप के पास नहीं होते। उनके फॉरेन रिजर्व नहीं होते, लेकिन बेटा फॉरेन रिजर्व को सब फॉरेन रिजर्व की जरूरत तो सबको होती है, चाहे आप डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो। जी, क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, उसमें आपने पहले तो ये याद रखना है, जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सेक्टर्स की, तो इंपॉर्टेंस इन व्हाट टर्म्स आपको ये पता होना चाहिए, और वो है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बात आपने ध्यान में रखनी। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, इसका मतलब है उस मुल्क में सबसे ज्यादा आउटपुट प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। और सबसे ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं? प्राइमरी सेक्टर। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग स्किलफुल नहीं होते, नॉलेजेबल नहीं होते, लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वो बाकी सेक्टर्स में काम करने की एबिलिटी रखते ही नहीं। तो इसलिए उनको नौकरी मिलती भी है तो उधर ही मिलती है जब सारे वहीं काम करें, और वहाँ वहाँ काम करते हैं। अच्छा, आउटपुट ज्यादा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं, या वहाँ लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा होती है, या वहाँ क्लाइमेट ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जो है खेती बाड़ी वगैरह एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप ले लें यूरोपियन कंट्रीज को, तो वहाँ पर कितनी ठंड होती है, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम होती है कि कुछ चीजें प्रोड्यूस करना उस वेदर में। इसी तरह आप यूएई को ले ले, वहां पे वेदर बहुत हॉट होता है। जरा पाकिस्तान को लो, तो पाकिस्तान में तो सारे वेदर आते हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है। तो यहाँ हर चीज की हर किस्म की सब्जी फ्रूट्स वगैरह आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसलिए पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है यहाँ से दूसरे मुल्कों में, डेवलप कंट्रीज में। तो आउटपुट इसीलिए आपकी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए सूटेबल है। और एम्प्लॉयमेंट भी यही ज्यादा होती है, क्योंकि आप और किसी चीज के काबिल ही नहीं होते। तो इन दोनों, हायर एम्प्लॉयमेंट और हायर आउटपुट प्राइमरी सेक्टर में ऑब्जर्व की जाती है। अच्छा, जब कंट्री थोड़ा डेवलप होता है, जिसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, तो कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है? सेकेंडरी। क्योंकि अब लोग कुछ पढ़े लिखे भी हो गए हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो अब और आपके पास थोड़ा बहुत फाइनेंस भी आता है, तो आप अपने सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करते हो, जो चाइना ने किया, जैसे कि ट्रांजिशन से गुजरा ना, सेकेंडरी सेक्टर को तेजी से ग्रो किया, इंडस्ट्रीज लगाई। यहाँ पे इंडस्ट्री से मुराद ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, प्रोसेसिंग की बात हो रही है। तो लोगों के अब लोग इस काबिल हैं कि वहाँ काम कर सके, तो आप वहाँ पे उनको एम्प्लॉय करते हैं, और दे हैव फंड्स टू रन इंडस्ट्रीज एज वेल। तो इसका मतलब है उनका सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, वो सेकेंडरी सेक्टर कंपेयर टू बाकी दोनों सेक्टर्स। और जब एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, जैसे हमें नजर आते हैं डेवलप कंट्रीज, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान वगैरह, तो वहां पर ज्यादा सेक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? टर्शरी सेक्टर। और उसकी वजह यानी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। किसी भी कंट्री की आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन सबसे हैवी टर्शरी सेक्टर कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्या रीजन है जी? डेवलप तो है, तो वहां आउटपुट ज्यादा क्यों बन रही है, मतलब सर्विसेज क्यों ज्यादा प्रोवाइड की जा रही सर स्किल्स है वर्कर्स के पास। है? एक तो स्किल है, चलें, क्योंकि सर्विसेज में आपको कांटेक्ट करना होता है कस्टमर के साथ, ये थोड़ी है फैक्ट्री में चीजें बना रहे हैं। और कांटेक्ट कस्टमर से करना है तो यू नीड टू बी नॉलेजेबल। ठीक है। तो और टर्शी सेक्टर में पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है, जो वो प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब पढ़े लिखे लोग, जैसे डॉक्टर्स ले लो आप, तो डॉक्टर्स बैंकर्स हैं, आप उनको ले लें।
टीचर्स हैं उनको ले लें, तो ये टर्शी सेक्टर में है और पढ़ाई जरूरी है ये करने के लिए। इसके बाद उदाहरण नहीं, आजकल तो आपके वो होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है, उसके लिए पढ़ना है आपको। तो आप, तो एजुकेटेड लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, तो लोग कहते हैं हमने इतनी मेहनत की है तो हम टर्शी सेक्टर में काम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसमें मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड है, फिजिकल नहीं है। तो लोग कहेंगे इतनी मेहनत क्यों की है, ईंटें उठाने के लिए थोड़ी की है, ताकि हम आराम से मेंटल एफर्ट यूज करें। दूसरी बात, हाईली पेड प्रोफेशन जो हमें नजर आते हैं दुनिया में, वो कौन से होते हैं? टर्शी सेक्टर में। डॉक्टर इंजीनियर्स भी, वो भी कौन सा, इंजीनियर्स भी कौन सा हाथ से बनाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, यही आगे जा रहे हैं। आप यूके में ले लें तो डॉक्टर बहुत कमाते हैं, यूएस में भी कमाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि इनकम ज्यादा होती है, फिर वो सूटेबल होते हैं उन जॉब्स के लिए, दे आर एजुकेटेड, तो वहाँ काम करना पसंद करते हैं। और आउटपुट ज्यादा हो रही है तो वो बना तो रहे हैं, यानी कि सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है ना, तो ज्यादा बन रहे हैं तो भाई लेने वाले लोग भी तो हों। भाई डेवलप कंट्री है तो इनकम लेवल भी तो ज्यादा हो गया। तो याद रखना है, जब व्हेन कंट्री गेट्स डेवलप्ड, तो डिमांड फॉर टर्शी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्रीजेस, क्योंकि लोग अब कहते हैं हमारे पास इनकम है, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स चाहिए। एक गरीब आदमी तो घर पे ही रहता है, मजदूरी करता है, घर में आके सो जाता है। जब आप पैसा आता है, फिर आप कहते हैं हमने इंजॉय भी करना है, हमने ट्रिप लगाना है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। तो फिर इन जो टर्शी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है जब ज्यादा इनकम आती है आपके पास। तो फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी वहां बढ़ेगी, सारी बात है, एक ये भी रीजन है इसके अंदर। अच्छा, इस प्रोसेस को जब आप सेकेंडरी सेक्टर से टर्शी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सेकेंडरी सेक्टर बर्बाद हो रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, नहीं नहीं। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और टर्शी सेक्टर में की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और रीजन मैंने आपको दे दिया। जी, कोई सवाल है इसमें? नो सर। कोई सवाल नहीं है, ओके, ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।